Welcome back, my dear students. Today I will discuss about the NCERT questions from exercise 8. This is based on the force, laws and inertia. चलिए, मैंने आपके सामने ये पीडीएफ ओपन कर रखा है. एक्सरसाइज शुरू करते हैं. आप ध्यान से देख लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन आप पहले रीड करिए और वीडियो पॉज करके आप ट्राई करिए कि आप कैसे कर पाएंगे इसको. अगर आप कर पा रहे हैं तो बेटर है, नहीं तो मैं इसको बता देता हूं, फिर आप देख लीजिए. द क्वेश्चन इज दैट एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो एक्सटर्नल फोर्स. ध्यान से समझना जरा इस बात को. यहां पर फ्री ड्रॉ, ओके, इसमें बोला है, इस लाइन को जरा ध्यान से देखना प्लीज. एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, यानी किसी ऑब्जेक्ट पर जो नेट फोर्स है वो कितना, भाई साहब बताओ. एफ नेट इज 0. इसकी थिकनेस बहुत बड़ी है, पेन का साइज चूज करते हैं जरा. लाइन थिकनेस 4 है, 2 ले लेते हैं, ठीक है. एफ नेट विल बी 0. ओके, इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद नॉन जीरो वेलोसिटी. देखो, क्या फोर्स 0 अगर होता है तो क्या कभी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो? अनबैलेंस फोर्स है. नॉर्मली हम लोग अनबैलेंस का मतलब मानते हैं रेस्ट. क्या मान लेते हैं भाई, टोटल नेट फोर्स 0 है तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा. बट कभी ऐसी क्या कोई कंडीशन होती है कि वहां पर फोर्स तो 0 हो, ट्रेवलिंग विद नॉन जीरो वेलोसिटी, लेकिन वो फिर भी नॉन जीरो वेलोसिटी से ट्रेवल करे? अगर ऐसा है आपके नॉलेज में, इफ यस, अगर आप एस में आंसर छोड़ रहे हैं तो स्टेट द कंडीशंस दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन. उसकी कंडीशन आपको डिस्कस करनी है कि कब ऐसा पॉसिबल. तो ध्यान दीजिए इसका आंसर. पहले तो हमने कहा यस इट इज पॉसिबल. अब हमें उसका केस डिस्कस करना है. तो हां, एक ऐसी कंडीशन है हमारे पास जिसमें नॉन जीरो फोर्स होने के बाद भी, यानी बैलेंस फोर्स होने के बाद भी वो ऑब्जेक्ट मूव करता रहेगा. जैसे कि सर्कुलर मोशन. कौन सा कंडीशन इसकी है? देखिए, सर्कुलर मोशन होता है. सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा, जो भी मास है, इस पर हमेशा ध्यान रखिएगा बैलेंस फोर्स काम करता है, यानी नेट फोर्स 0 रहता है. फिर भी ये मूव करता रहेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में. देखिए, इसकी वेलोसिटी बनी रहेगी इसके पास. तो इसने पूछा था कि वो कंडीशन बताइए जब फोर्स 0 हो नेट, लेकिन फिर भी वो नॉन जीरो वेलोसिटी से ट्रेवल करे. तो इट इज द कंडीशन ऑफ, तो आप लिख सकते हैं यस, कंडीशन इज दैट फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. एक और बात सुन लीजिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहां कहां होते हैं. जैसे क्लॉक की जो आपकी सेकेंड हैंड, मिनट हैंड, आवर हैंड होती हैं, उन पे नेट फोर्स 0 रहता है, फिर भी वो ट्रेवल करती हैं, ठीक है, नॉन जीरो वेलोसिटी. अब अर्थ ही है, सपोज करो, अर्थ पर जो नेट फोर्स है वो कितना है? 0. लेकिन अर्थ अराउंड द सन मूव कर रही है कि नहीं कर रही है? नॉन जीरो वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है कि नहीं कर रही है? तो ये इनके एग्जाम्पल हैं. तो मैंने लिखा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लाइक मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन. ये फर्स्ट क्वेश्चन का है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए जरा. नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम दिस एक्सरसाइज. द क्वेश्चन इज दैट, प्लीज लिसन. व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद स्टिक, डस्ट कम्स आउट ऑफ इट. एक्सप्लेन. क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि जब हम लोगों ने एक स्टिक लेकर के इसको बीटन करना शुरू किया कारपेट को. आपने देखा होगा कारपेट को हम लोग ऐसे खड़ा कर देते हैं, एक डंडे से लगातार पीटते हैं. पीटने से होता क्या है? डस्ट बाहर आने लगती. लॉजिक बताना है. तो अच्छा, कोई बता सकता लॉजिक क्या था यहाँ पर? ये एग्जांपल दिया मैंने शायद कभी. क्या था इसका लॉजिक? इनर्शिया. ओके, तो सबसे पहले ध्यान रखिए, जब भी कोई क्वेश्चन का आप आंसर राइट डाउन करें तो मेन आंसर सबसे पहले वर्ड में डाल दो. तो ड्यू टू इनर्शिया, आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? ड्यू टू इनर्शिया. जब इनर्शिया लिख दोगे तो जो टीचर चेक करेगा इतना पढ़ के समझ जाएगा कि आपको एक्चुअल लॉजिक पता है. फिर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, 1 लाइन 2 लाइन में. एक्सप्लेन में क्या करेंगे? देखो, हम कहेंगे व्हेन अ कारपेट इज बीटन बाय द स्टिक,
then due to inertia carpet go back and the dust particle reside the same place, so they comes out from the carpet. नहीं समझ में आई बात? भाई inertia की वजह से कारपेट तो मोशन में आ गई, लेकिन डस्ट पार्टिकल अपोज कर रहे थे मोशन का, रेस्ट में बने रहे वहीं, तो कारपेट से अलग हो गए, फिर नीचे ग्रेविटी की वजह से डाउन हो गए। तो मेन लॉजिक इसका क्या हुआ? ड्यू टू इनर्शिया। एक्सप्लेनेशन लिखना चाहो तो आप थोड़ा सा यही बात को आगे बढ़ा के लिख सकते हो, व्हेन वी बीटन अ कारपेट बाय स्टिक देन कारपेट becomes in motion while dust particles opposes to change in its state, so they remains at same point. Hence fell down. ओके, या comes out लिख दो, चाहे fell down कह दो या comes out। एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया है। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे बात करेंगे। है क्या कह रहे हो? क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। प्लीज, व्हाट इज द क्वेश्चन? प्लीज लिसन। व्हाई इज इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद ए रोप? हमें क्यों सजेस्ट किया जाता है कि कार की छत पे या बस की छत पे अगर कोई सामान रखो तो उसको अच्छे से बांध दो। भाई देखो, ये मान लीजिए बस है कोई या कार है, आप जो मान लो अपना, ठीक है। हम कोई बड़े पेंटर तो है नहीं, है ना, कि हम बिल्कुल बस ही बनाते हैं। हमने ऐसे समझाने के लिए आपको बनाया। ये बस की छत है, इस पे अगर आपने लगेज रखा हुआ है, कोई सामान रखा हुआ है, अगर हमने इसको कहीं कुछ सामान रखा हुआ है लगेज वगैरह, तो हमें सजेस्ट किया जाता है कि इसको बांध दिया जाए। देखो टाइटली रो के साथ, रस्सियों के साथ इसको टाइट करके बांध दो। क्यों बांध देना चाहिए बताओ? अच्छा, इसमें क्या लॉजिक होगा? यहां भी लॉजिक इनर्शिया ही होगा भैया। अगर बस चल रही है और अचानक सपोज करो सडनली ब्रेक मारना पड़े, तो लगेज बाहर आके गिरेगा जाके कि नहीं? क्योंकि लगेज इफ इट इज नॉट टाइड विद रोप देन इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बस। सो ड्यू टू द इनर्शिया व्हेन द बस स्टॉप, luggage becomes in motion and fell away. Similarly, suddenly if bus start the motion, then luggage go back. Okay, तो यहां भी स्टार्टिंग जब भी आप आंसर के करेंगे तो पहला लाइन हमारा मेन लॉजिक बताएगा। ड्यू टू इनर्शिया luggage may fall out from the bus during each change of state of rest or motion। मतलब समझना जरा, मैंने यहां क्या बोला है कि अगर आपने रोप के साथ अच्छे से लगेज को टाइट नहीं किया है तो इनर्शिया की वजह से हर बार अपोज होगा। तो जब भी आप स्टॉप करोगे तब भी लगेज गिरने के चांस है, और जब आप स्टार्ट करोगे, चलाओगे मोशन में या स्पीड कम ज्यादा करोगे तब फिर वो इधर उधर होगा, तो लगेज गिरने के चांस रहेंगे। पता लगा तुमने स्टार्ट की जर्नी कानपुर से और प्रयागराज जा रहे थे, ऊपर रख दी मान लो बाबा की अस्थियां घड़े में भर के, और वो रास्ते में कहीं विसर्जित हो गई, है ना। तो ये अच्छे से भैया टाइट करके रखिएगा। कोई भी सामान, मतलब जर्नी पूरे होने तक आप तो पहुंच गए सलामत, लेकिन सामान ऊपर से गिर गया। तो इसमें लॉजिक क्या है? इनर्शिया है। अब हम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। अब हम लोग इस करेंगे क्वेश्चन 4 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन 4 हम बता रहे थे आपको, जरा इसको अच्छे से देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन 4। अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल which then rolls on a level ground। जब आपने हिट किया तो ये रोल्स होते हुए जा रही है। आफ्टर कवरिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ा डिस्टेंस कवर होने के बाद,
द बॉल कम्स टू द रेस्ट, यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। आखिरी में रेस्ट में आया तो फाइनल वेलोसिटी जीरो है। अब क्या कह रहा क्वेश्चन देखो, द बॉल स्लोज टू स्टॉप बिकॉज, रीजन क्या हुआ इसके रुक जाने का? व्हाई इट कम्स टू रेस्ट? तो सुनिए जरा, पहला आंसर क्या कह रहा है? द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ। बैट्समैन ने पूरी ताकत लगा करके धोनी की तरह हेलीकॉप्टर शॉट नहीं मारा। अरे भाई कितनी भी ताकत लगा दोगे, लुढ़क लुढ़क के आखिर में रुकेगी कि नहीं रुकेगी बताओ? तो क्या ये बात सही है क्या? अच्छा, दूसरी बात, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। वेलोसिटी डिपेंड करती है फोर्स पर, जितना फोर्स आप लगा रहे हैं। ये फैक्ट है, बट अभी और ऑप्शंस चेक कर लेते हैं हम लोग। देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। बॉल पर एक ऐसा कोई फोर्स काम कर रहा है जो मोशन को अपोज कर रहा है। थोड़ा लॉजिकली पहुंच रहे हो आप कि नहीं पहुंच रहे हो? जैसे फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? अपोज करता है। देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉल, सो द बॉल वुड वांट टू कम टू रेस्ट। कह रहा है इस पे कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं, इसलिए वो रेस्ट पे आ गई है। तो ध्यान रखिएगा, पहली बात, देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। एक बॉल पर फोर्स लग रहा है जिसे हम फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि वो रोल डाउन करते करते रुक रही है, यानी फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। बोलो भाई, फाइनल हालांकि वो अनबैलेंस फोर्स में पहुंच जाएगा, आखिरी में क्या होगा? अनबैलेंस फोर्स काम करेगा आखिरी में, जब फ्रिक्शन उसको धीरे धीरे खत्म कर देगा। तो इसका फिलहाल लॉजिक हमारा सी वाला बेटर रहेगा कि अपोजिंग फोर्स जो कि फ्रिक्शन है, ग्रेविटी है, ये सब फोर्स मोशन को अपोज कर रहे होंगे। तो इसको आप टिक कर लीजिएगा, फिर अगले क्वेश्चन पे बात करूंगा मैं। अब जरा क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं, जरा इसमें क्या है। अच्छा क्वेश्चन ये भी, अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। देखो हर बात का अपना कोई सेंस होगा। ट्रक ने स्टार्ट कहां से किया बताओ भाई? इनिशियली इसका कितनी स्पीड है? 0 है। rolls down a hill with a constant acceleration, it travels 400 मीटर in 20 seconds। समझना जरा बात को, 400 मीटर 20 सेकेंड में करा इसने कवर। भैया वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फाइनल वेलोसिटी आने वाली है। फाइनल वेलोसिटी कितनी बन रही है जरा बता सकते हो मुझे? 20 मीटर पर सेकेंड बन गई हमारी फाइनल वेलोसिटी। ओके, नाउ इफ आगे फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। क्वेश्चन ने हमसे क्या डिमांड किया? एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है तुम्हें याद है किसी को? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। फाइनल कितना है भाई साहब? इनिशियल कितना है और टाइम टेकन कितना है? तो भैया एक्सेलरेशन कितना बना? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। देखो एक्सेलरेशन निकल आया हमारा। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ द मास इज 7 टन। सुनिए जरा, हमें क्या फाइंड करना है? फोर्स। हमें क्या फाइंड करना है? और फोर्स का फार्मूला ma होता है कि नहीं होता है? बट मास इन केजी, हमें मास किसमें चाहिए और गिवन किसमें है? देखो जरा यहाँ टन में। अब सुन लो इसका रिलेशन क्या होता है, पहले यहां पर मैं यही बात कर देता हूं। 1 टन मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, अगर 1 टन की बात करूं तो ये 10 क्विंटल होता है। कितना होता है? पूरा पैटर्न बता रहा हूं। और 1 क्विंटल है 100 केजी। जानते हो तो ठीक, नहीं तो सीख लो। 1 क्विंटल में कितना केजी होता है? 100 केजी। तो 10 में जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 1000 केजी। यानी 1000 केजी इज इक्वल टू 1 टन। और ये 7 टन है, तो मास कितना हो जाएगा तुम्हारा बताओ? 7000 केजी मास हो गया और एक्सेलरेशन हो गया हमारा 1। तो फोर्स कितने न्यूटन बन के तैयार हुआ आपका? देखो 7000 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन दैट। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, प्लीज क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख रहे हैं। अ स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन। देखिए 1 kg स्टोन लिखा मतलब मास गिवन है आपको। कितना गिवन है भाई जी? 1 kg। थ्रोन विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी वेलोसिटी दी गई है तुम्हें, यू ले लो, वी ले लो, कुछ भी सिंबल दे दो। इसका फिलहाल 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, आगे क्या कर रहा था? अक्रॉस द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ लेक कम्स टू रेस्ट। आखिरी में इसे क्या करना है? कम्स टू रेस्ट मतलब जीरो होना है।
आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, डिस्टेंस कितनी है भाई जी? डिस्टेंस है 50 मीटर, ओके। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड आइस? हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है। अच्छा, फोर्स फाइंड करना हो तो हमें मास और एक्सेलरेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मास है क्या मेरे पास, एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन फाइंड करने का जुगाड़ ढूंढते हैं कुछ। तो एक्सेलरेशन होता है क्या, v माइनस यू बाई ए, होता है कि नहीं होता है? अच्छा, v कितना है यहां पर फाइनल? 0। इनिशियल कितनी है? 20। और टाइम कितना है भाई जी? टाइम कितना लग रहा है, कितनी देर बाद ये कब? अच्छा, डिस्टेंस दिया है तो इससे नहीं निकाल सकते हो आप, इसका मतलब है। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। क्या लगा दे? इक्वेशन ऑफ मोशन देख लो भाई जी। v पता हो, u पता हो और डिस्टेंस बताओ, ऐसा सोचना तो थर्ड होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा सुनिए, ये रिटार्डेशन का केस है कि नहीं? फाइनल कम्स टू रेस्ट, ओके। इट इज केस ऑफ रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन जब होता है, ध्यान रखिएगा, तो एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? निगेटिव। एक्सेलरेशन टेकन निगेटिव। तो इक्वेशन बन जाएगी v स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2as। अब यहां पर हम वैल्यूज पुट करने वाले हैं। v 0 हो गई, u हमारा कितना गिवन था? 20, स्क्वायर कर दो, माइनस 2। एक्सेलरेशन फाइंड करना, डिस्टेंस कितनी है? 50। तो 100a इज इक्वल टू 2, पता है 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। तो फिर a इज इक्वल टू कितना बना? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो एक्सेलरेशन निकल आया हमारा। अब हमें फोर्स चाहिए। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ। मास हमारे यहां कितना गिवन है, जरा क्वेश्चन में देख लो प्लीज। 1 kg, ओके। 1 kg मास है और एक्सेलरेशन हमारा कितना निकला अभी? 4। तो 4 न्यूटन इज द फोर्स बिटवीन आइस एंड द स्टोन, या जो कुछ थ्रो किया आपने। बताओ, नहीं समझ में आया? दोबारा एक्सप्लेन कर दूं कहो तो प्लीज हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लास्ट में, हम लोग अभी इस वीडियो में आधा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, आगे के आधे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड एंजॉय द फिजिक्स, ओके। द क्वेश्चन इज दैट इन क्वेश्चन नंबर 7, a 8000 kg engine pulls a train of 5 wagons each of 20,000 kg। ध्यान से सुनिए प्लीज। इंजन का अपना मास कितना है बताओ? अच्छा 8000 kg। और सुनना, M2 मतलब कितने वैगन्स है? 5। और ईच का वेट कितना है? 2000। तो टोटल मल्टीप्लाई करो तो कितना हुआ? 10,000। M2 कितना हो गया भाई जी? 10,000, ओके, kg। ये M2 हो गया, ओके। अलोंग हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे इसको घसीट के ले जा रहा है। इफ द इंजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 40,000, ओके। फोर्स कितना लगा भाई जी? 40,000 न्यूटन, ओके। 40 है ना इसमें, ओके ओके ओके। नाउ द ट्रैक एफर्ट्स अ फ्रिक्शन फोर्स। देखो ध्यान देना, इंजन ने इतना लगाया, इंजन आगे घसीटता है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट समझना जरा। अगर इंजन इधर फोर्स लगा के घसीट रहा है और फ्रिक्शन हमेशा मोशन से अगेंस्ट होता है, पता कि नहीं पता? फ्रिक्शन फोर्स कैसा काम करता है? अपोजेस द मोशन। तो फ्रिक्शन वाला फोर्स हम ऐसे लिख देते हैं एफएस। फ्रिक्शन को हमने सिंबल नया दे दिया, क्या नया सिंबल दे दिया? एफएस। एफएस कितना लग रहा है जरा देखो। फ्रिक्शन फोर्स 5000, ओके, 5000 न्यूटन, ओके। देन कैलकुलेट। सबसे पहली चीज हमें क्या कैलकुलेशन में पूछी है? नेट एक्सेलरेशन फोर्स, ओके। नेट एक्सेलरेशन पता करना तुम्हें, और बाद में द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। तो पहले एक्सीलरेटिंग फोर्स चाहिए तुम्हें। तो नेट फोर्स पता कैसे बनता है? देखो जरा, नेट फोर्स अगर मैं पता करना तो अप्लाइड फोर्स और माइनस में फ्रिक्शन फोर्स। ध्यान रखिएगा भाई, आप घसीट इधर रहे हो और जो फ्रिक्शन हो अगेंस्ट काम कर रहा है, तो दोनों का माइनस करके तो नेट बनेगा। तो 40,000 हमारा इंजन ने ताकत लगा डाली और लेकिन 5,000 फ्रिक्शन ने खा ली, तो बचा रिजल्टेंट में कितना बताओ? अच्छा जरा 35,000 बचा कि नहीं बचा भाई साहब बताओ? न्यूटन, ओके। सही है इतना मैटर? देखो इसके बाद ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया, यानी फर्स्ट पार्ट डन। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट जो भी कहते हैं आप, डन। अब सेकंड पार्ट एक्सेलरेशन मांग रहा, राइट? एक्सेलरेशन किससे निकलता? देखो जो नेट फोर्स निकाला तुमने, एफ नेट इज इक्वल टू नेट मास। ध्यान रखिएगा, मास भी नेट लेना है, और एक्सेलरेशन, तो मास नेट डिवाइड में आएगा। तो जरा देखिएगा एक्सेलरेशन क्या बनने वाला? फोर्स जो भी नेट फोर्स है अपान में मास जो तुमने नेट लिया। नेट मतलब होता है वैगन प्लस इंजन।
तो जरा देखना, फोर्स नेट आया तुम्हारा 35,000। अच्छा मास देख लो, दोनों का कंबाइन करना पड़ेगा तुम्हें। कंबाइंड मास यानी नेट मास कितना हो रहा है? 18,000। ओके, 8,000 प्लस 10,000 तो कितना हो गया? 18,000। अब आप आराम से 30 आपस में ऊपर नीचे निपटा दीजिए। 35 बाई कितना बना? 18। अप्रोक्सीमेट अगर हम कहें तो कह देंगे 2। अप्रोक्सीमेट कहें तो 2 नहीं कह सकते हो, या 1.9 के आसपास आएगा। डिवाइड तो तुम लोग कर लेते होगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हो गया। पूरा क्वेश्चन डन। बचे हुए क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। नमस्कार।